देखो, जो काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है, जो काम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का है, उसे हम क्यों करें। मुझे मेरे नेता ने बहुत बड़ा सम्मान दिलवाया। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की और राष्ट्रीय लोकदल की आशीर्वाद से मैं आज विधायक हूँ। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का वो नहीं करूँगा कि मैं लड़ूंगा ना, ऐसा नहीं है। मतलब सारी चीज़ें राष्ट्रीय नेतृत्व पे छोड़ दी हैं, जो अगर वो टिकट देते हैं तो भी लड़ेंगे, अगर नहीं देते हैं तो फिर तो चलो कोई बात है ही नहीं। हम तो एक सिपाही हैं। मैं तो इतना जरूर कहूँगा, जिसे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी यहाँ से टिकट दे देंगे वो जीत के जाएगा। कह रहे हैं क्या पता यहाँ के जो समीकरण है वो मेरे हिसाब से वो समीकरण दूसरे टाइप के बैठ रहे हैं, हो सकता है नल में। और नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। जब से इंडिया बना है तब से एनडीए की जो दिलों की धड़कन है वो बढ़ गई है। जैसे ही मोदी जी को पता लगा कि इंडिया बन गया है, उन्होंने आने के बाद तुरंत ऐसे ऐसे बयान दिए, फलाना वो इंडिया है, वो इंडिया है। तो उसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। एक तरफ मणिपुर की भी घटना है, उसको लेकर बात करेंगे। एक सीआईएसएफ के एक जवान ने गोलीबारी अपने अफसरों पर कर दी, उसको लेकर बात करेंगे। तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। हालात देश के कैसे हो गए हैं, मेवात जैसी घटना क्यों देश में हो रही है, बार बार जहाँ भी चुनाव नज़दीक आते हैं वहीं ऐसी घटना क्यों घटती है। हमारे साथ में शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं। तो विधायक जी, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है का गांव में। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, आप बताएं। बड़े दिनों के बाद जुड़ रहा है आज तो। हाँ, तो विधायक जी, पहला प्रश्न तो ये है कि मतलब जैसा मणिपुर वाली घटना है, आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए देश में क्या कानून बंद हो चुका है? असल में जो मणिपुर की घटना है वो बिल्कुल ही एक अलग टाइप की घटना है। और सत्ताधारी पार्टी इस घटना के पीछे शायद बहुत कुछ अपना बचाव करके इस घटना की तुलना देश की दूसरी घटनाओं से करना चाहती है। इससे देश शर्मसार हुआ है। बर्बरतापूर्ण व्यवहार उन लड़कियों के साथ हुआ है। वे किसी की बहन, किसी की बेटी थी। वो हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ भी ऐसा कोई व्यवहार हो सकता है, ऐसा डर लगने लगा है। मैं भी ये बात मानता हूँ कि दुष्ट और दुष्टता धर्म और जाति को कह के नहीं आती, वो कहीं भी किसी में भी हो सकती है। लेकिन जहाँ एक सामुदायिक लड़ाई हो रही हो, जहाँ दो समुदायों में संघर्ष हो रहा हो और सरकार उस संघर्ष में सम्मिलित हो और वहाँ इस टाइप की घटना घटती है, तो ये घटना अलग टाइप की है, वो घटना अलग टाइप की है। सरकार को इस घटना पर संज्ञान लेना चाहिए था, वो संज्ञान लिया नहीं गया। आज तक अधिकारी सस्पेंड नहीं हो गए, बल्कि यदि अपने पल्लू पे दाग लगने से भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बचाना था तो मुख्यमंत्री को हटाना था, मुख्यमंत्री बदला जाना था, और जो संबंधित पुलिस के अधिकारी थे वे निलंबित होने थे। और इसमें ऐसा दंड करने वालों को मिलना चाहिए था अब तक कि ऐसी घटना दोबारा से इस देश में ना होती। आपको क्या कारण नज़र आते हैं इसके पीछे कि एक महिला के साथ इतनी बर्बरतापूर्ण उसको इतना नोच लिया गया? पहले भी यहाँ निर्भया जैसा हत्याकांड हुआ था, उसके साथ बलात्कार हुआ था दिल्ली में, अब मणिपुर जैसी घटना हो रही है। इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है? कानून तो और भी मजबूत होता जा रहा है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं। ये दो समुदायों का झगड़ा है और इसमें सरकार का लचीलापन है, सरकार की कमी है, ढिल्लापना है, लचीलापन है, उनकी वजह से ये घटना घटी है। और यही नहीं, अभी मैं कल दिल्ली से आया हूँ। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने कल सभी विधायकों की मीटिंग ली थी। हमने काफ़ी देर तक उनके साथ उस मणिपुर पर बात की। उन्होंने बताया है वहाँ की स्थिति विकराल है, अच्छी स्थिति नहीं है। लगभग 1.5 लाख आदमी, 1.5 से 2 लाख आदमी शिविरों में है।
जो 2-2 महीने से शिविरों में लौट रहे हैं, खाने की उनकी क्या व्यवस्था है, उनके घर फूंक दिए गए हैं, उन पर कोई रोज़गार नहीं है, उनके बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, उनके बच्चों की कोई शिक्षा नहीं है, कि कितनी स्थिति विकराल है वहाँ की। सरकार अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। ये गलत संदेश सरकार दे रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये घटनाएं इस टाइप की हैं, जिसमें सरकार का कहीं न कहीं लचीला और ढीलापन होता है, तो ये सरकार की मानसिकता है। ये चुनाव को देखकर ऐसे प्रोपगंडे रचे जाते हैं। अभी आपने शायद सवाल नहीं पूछा, मेवात की घटना है। मैंने शुरू में जिक्र किया था मेवात की घटना का। मेवात में भी यही हाल हो रहा है। हमारा देश तरक्की कैसे करेगा जब हम धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर लड़ेंगे? तो हम कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे? कौन सा अमृत काल है ये, जहाँ 2 समुदायों में भिड़ंत हो रही है और घर जलाए जा रहे हैं, वाहन फूके जा रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, सरकार सो रही है, सरकार को जवाब नहीं दे रही है। कैसे तरक्की होगी? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तुरंत ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती है। चुनाव के लिए हो रहा है क्या सब ये? भारतीय जनता पार्टी कोई मैं विशेष तौर से कहूँगा, क्योंकि जब भी कहीं इस टाइप की घटना होती है, आप भविष्य देख लो उठा के, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ऐसी है, और ये 100% है, धार्मिक उन्माद फैलाकर, जातिवाद फैलाकर, इस टाइप के काम करके लोगों की भावनाओं को झकझोर करके उन्हें धर्म के आधार पर वोट लेने का ये कार्य हो रहा है इस देश में। हमारा संविधान नहीं ये कहता, ये गलत है। और इसका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट है, वो गलत रास्ते पे चला जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है। उन्हें विकास की बात करनी चाहिए, उन्हें महंगाई यहाँ क्यों बढ़ रही है उस पर विचार करना चाहिए, उन्हें आपने वादा किया था रोज़गार देने का, रोज़गार आप क्यों नहीं दे रहे हो, उन्हें शिक्षा की बात करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में है। हमारी शिक्षा अच्छी क्यों नहीं है? आज भी इस देश में से हर साल कम से कम 2.5 लाख 3 लाख के आसपास बच्चे दूसरे विदेशों में जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यदि यूनिवर्सिटी की बात करें, टोटल जो वर्ल्ड की रैंकिंग है, हमारे देश की यूनिवर्सिटी का 200 नंबर आ रहा है। शर्म की बात है। जो आज तो 10 साल होने को जा रहे हैं, सरकार है उनकी, 10 साल में इतना भी फ़र्क नहीं आया। अब समझ में नहीं आता है कि आप उस ओर क्यों नहीं जाते हो। तो ये सारा का सारा मामला ऐसा है, विचारधारा का मामला है। मेरा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनकी विचारधारा पूंजीपतियों की विचारधारा है। वो जो मीडियम फैमिली हैं, जो गांव में जो लोग बस रहे हैं, जो मीडियम फैमिली, चाहे वो व्यापारी क्यों ना है, छोटे शहरों का भी व्यापारी हो सकता है, वो उनकी तरफ, उनके फेवर में उनकी कोई भी योजना नहीं आती। व्यापारी वर्ग तो खुश है, अब कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए, दोबारा फिर मोदी जी आने चाहिए। नहीं, वो तो खुश होंगे, व्यापारी वर्ग तो खुश होएगा, पिछता तो मीडियम फैमिली है। मीडियम वाले लोग ही कह रहे हैं ना, जो गांव के लोग हैं मीडियम वाले। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, कोई नहीं कह रहा, अब जवाब देंगे। देखो सुनो, आप गांव में जाते हो अनिरुद्ध भाई, और गांव के भी आप अपनी वीडियो चलाते हो, आप जाकर देखो इस टाइम पे क्या स्थिति है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है और महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। आप किसान से जुड़े हुए हो, क्या आपके यहाँ गन्ने का पेमेंट हो गया? गन्ने का भाव बढ़ा था, मुंजी का कितना भाव बढ़ा है, मुंजी किस रेट बिक रही है। सूरजमुखी के ऊपर भी एक आंदोलन हरियाणा में हुआ था, एमएसपी के ऊपर। तो चीज़ें ये हैं, इन पर ध्यान देने की बात है, इन पर नहीं ध्यान दे रहे। वो पूंजीपति की तरफ से रखते हैं। व्यापारी लोग जो बड़े व्यापारी हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, छोटे व्यापारी को नहीं हो रहा। जो दुकानदार जीएसटी दे रहा है वो दुखी है। तो बहुत बड़ा चेंजिंग है। और मैं तो ये कहता हूँ, अभी लोकतंत्र में जवाब देने का समय आता है।
अभी जवाब देने का समय आया है। 2024 बहुत नज़दीक है और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने बहुत अच्छा कार्य इंडिया गठबंधन से जुड़ के किया है और मैं समझता हूँ कि ये जनता की मांग थी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के मुकाबले कोई अच्छा गठबंधन खड़ा हो जिससे कि इनको चुनाव में जवाब दिया जा सके। अच्छा, जैसे तो आप कह रहे हैं 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि इधर तो कोई है ही नहीं चेहरा किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, उधर तो मोदी जी हैं, मोदी जी के नाम से सब होता है, आपको क्या लगता है किसको चेहरा बनाकर इंडिया जो है चुनाव लड़ेगा? राजनीति में कोई लिखवा कर नहीं आता अकबर मैं MLA बनूँगा, मैं MP बनूँगा और मैं मंत्री बनूँगा, मुख्यमंत्री बनूँगा और प्रधानमंत्री बनूँगा। जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा, वो मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। चेहरे तो बहुत हैं, जब जनमत आएगा, मेहनत होगी और बहुमत आएगा तो चेहरा अपने आप निखर कर आ जाएगा। इसकी कोई चिंता नहीं है। बहुत चेहरे हैं, बहुत लोग हैं जो थिंक टैंक हैं, जो मेहनत करते हैं और जिनका चरित्र बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। विपक्ष के पास ऐसे कितने ही चेहरे हैं, कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। चलो, ये तो 2024 के चुनाव की बात हो गई। अब आपकी लोकसभा में आ जाते हैं। कैराना में चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, जब ये पूछा जाता है कि चुनाव कौन लड़ेगा गठबंधन की तरफ से, खासकर क्योंकि सिटिंग MP प्रदीप चौधरी हैं यहाँ से, मैं बात भी नहीं करना चाहता अभी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आप गठबंधन से हैं तो आपको क्या लगता है गठबंधन से अब की बार कौन दावेदारी ज़्यादा कर रहा है? मैंने कई कमेंट देखी है जो आपके पक्ष में हुई है कि प्रसन्न चौधरी भी कहीं ना कहीं दौड़ में है, दिल्ली आ जा रहे हैं, लगातार बार बार जैन चौधरी जी से मुलाकात कर रहे हैं। देखो, जो काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है, जो काम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का है, उसे हम क्यों करें? उसमें हम क्यों दखलंदाजी करें? हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और हम स्वर्गीय चौधरी जैन सिंह के अनुयायी लोग हैं। हम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के शुभचिंतक हैं। वो जो फैसला लेंगे उस फैसले पर अमल करेंगे, वो किसी को भी लड़ाएं, बस हम तो इतना कह सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं मुझे टिकट मिले कि नहीं मिले? क्योंकि लोकसभा बड़ी चीज़ है, विधानसभा छोटी चीज़ है। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मुझे मेरे नेता ने बहुत बड़ा सम्मान दिलवाया। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की और राष्ट्रीय लोकदल की आशीर्वाद से मैं आज विधायक हूँ। जनता ने मुझे प्यार दिया, जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक हूँ। तो मेरे मन में और क्या है इससे बड़ा, जब मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है। लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी मुझे जहाँ भी खड़ा करेंगे, मैं उसी माला का मोती बनने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा और उनके एक भी हुक्म से उसी काम को करने के लिए तैयार रहूँगा। जो भी वो मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं दिल में है कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मुझे भी टिकट मिल सकता है। जो राजनीतिक आदमी होगा वो हमेशा, और मैं तो बता रहा हूँ, मेरा तो तीसरा चुनाव था, चुनाव लड़ने के लिए तो यहाँ आए हैं। लेकिन वो समीकरण होते हैं, चुनाव के समय होता है, चुनाव का राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में होता है, किसे लड़ाना है, कौन मेहनती है, क्या करना है, वो ज़रूरी है। क्या पता यहाँ के जो समीकरण है वो मेरे हिसाब से वो समीकरण दूसरे टाइप के बैठ रहे हैं, हो सकता है ना लेना। और तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का वो नहीं करूँगा कि मैं लड़ूँगा ना, ऐसा नहीं है। मतलब सारी चीज़ें राष्ट्रीय नेतृत्व छोड़ दी हैं, जो अगर वो टिकट देते हैं तो भी लड़ेंगे, अगर नहीं देते हैं तो फिर तो चलो कोई बात है ही नहीं। हम तो एक सिपाही हैं। मैं तो इतना जरूर कहूँगा, जिसे आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी यहाँ से टिकट दे देंगे वो जीत के जाएगा। कैराना लोकसभा से दिल्ली में हाजिरी लगेगी क्या इंडिया की, और मुझे नगर से भी लगेगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। आप तो अभी जो नगर पंचायत के चुनाव हो रहे थे उसमें भी कह रहे थे आप शामली से हम ही जीते हैं, यहाँ भी बीजेपी जीत गई। देखो, जब हम मेहनत करेंगे, किसी काम को करेंगे, और यदि हम पहले ही बैठ जा करके ले रहा है हम तो हार रहे हैं, तो फिर तो चुनाव लड़ लिया। हमने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा और जीतने के लिए लड़ा। वो वक्त है, समय आया, कोई ना कोई ऐसा हमारे से कोई काम ऐसा होगा वो नहीं पूरा हो पाया, नहीं जीत पाए, क्या होगा। लेकिन जीत क्या है हमारी जीत ये है, विधायक का जब चुनाव हुआ था शामली शहर से 20,000 मात्र वोट मिले थे, अब का में 25,000 वोट मिले, 5,000 वोट बढ़ रहे हैं हमारे तो जीत है।
भले हमारा चेयरमैन नहीं बन पाया, लेकिन हमारी ये जीत है, हम तो इसे जीत मानते हैं। अच्छा, जैसा गठबंधन के जो लोग हैं, जो गठबंधन से तैयारी में हैं, इधर से नवाजी सालम है, इकरा हसन है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देख लिए। अभी मैंने भाजपा नेता मनीष चौहान का भी इंटरव्यू देखा, वो भी कह रहे हैं कि वो भी क्योंकि दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो आपको क्या लगता है इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत कौन रह सकता है? क्योंकि अभी तक इस सीट पे ज़्यादातर जो बना है, एमपी जो बने हैं वो ज़्यादातर गुर्जर समाज से बने हैं। इकरा हसन भी गुर्जर समाज से आती है। इधर नवाजी सालम की इतनी ज़्यादा वोट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जातिवाद पे वोट होता है। तो क्या लगता है आपको, इकरा मजबूत रहेगी कि नहीं रहेगी? जिसे जनता पसंद करती हो और जिसे राष्ट्रीय नेतृत्व पसंद करता हो, जिसको आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का आशीर्वाद मिलेगा, वो लड़ेगा। इकरा हसन ने तो के लोग पर जो समर्थक है उन्होंने तो भूरा से आने से पहले ही जैन चौधरी जी को कह दिया कि नहीं, यहाँ प्रोग्राम नहीं हो सकता इतना खास, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये सब चला हुआ है। ये तो सब फर्जी बात है, चलती रहती है, सबकी अपने विचारधारा है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का कैराना विधानसभा में भी, शामली विधानसभा में भी, थानों में, पूरे ज़िले में बहुत सम्मान है। हर गांव में उनके फॉलोअर्स बैठे हुए हैं। जब हम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के प्रोग्राम लग रहे थे, हम गाँव में गए थे, बड़ी भीड़ उन गाँव में हुई थी, भूरा में भी। और लोग लालायित हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। ये प्रोग्राम किस वजह से कैंसिल हुए फिर? ये वो व्यस्तता थी उनकी, नहीं आ पाए, और कुछ बारिश का मौसम आपने देखा हुआ कि बारिश कितनी हुई। प्रोग्राम फिर लगेंगे, फिर आएंगे, तो उनको लोग पसंद करते हैं, उनकी फॉलोअर्स हैं यहाँ, और वो आएंगे। चुनाव में जो परिणाम होगा, रिजल्ट, टिकट किसका होगा, वो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, जो होगा वो बात की बात है। लेकिन वो अभी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। नहीं, जब उनमें चौधरी साहब मूर्ति के अनावरण के लिए आए, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के लिए, वहाँ भी तो नहीं पहुँची ना इकरा हसन। ये समय की बात होती है, और राष्ट्रीय लोकदल का प्रोग्राम था, हो सकता है बहन जी को इस बात की सूचना ना दी गई हो, ये हो सकता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, गठबंधन मजबूत है, और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी इस गठबंधन में जुड़ गए हैं, और ये और महागठबंधन इंडिया के रूप में बन रहा है। और यही महागठबंधन, पहले भी मैंने ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ, यही बीजेपी को हरा करेगा। नहीं, बीजेपी तो दावेदारी कर रही है ना कि हम तो जीत रहे हैं, हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। वहाँ तो एक चेहरा है ना, मोदी जी के नाम पे वोट मिलते हैं, उनको किसी से क्या लेना देना। यहाँ तो लोग जानते भी नहीं। वो वोट नाम से नहीं मिलते, काम से मिलते हैं। आज बीजेपी की कमियां गिनाने को बहुत लोग बैठे हुए हैं। आपको मैं बताने लगूं, आज 15-15 लाख रुपए कहाँ गए जो जेब माने थे। 2014 में घोषणा हुई थी, 15 दिन में पेमेंट होना था, कहाँ गया? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी थी, कहाँ गई? जब आपने नोटबंदी करी, उन महिलाओं के, उन माँ दादी की, चाची की जेब खाली हुई, सबको पता है। अब महिला सशक्तिकरण की बात होती है, सबको पता है महिलाओं का क्या सम्मान हुआ है, सबको पता है। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बात होती है, लेकिन रात को आपने भी देखा होगा, आप गांव में और दूसरे गांव में देखा होगा कितनी चोरी हो रही हैं, ट्वेल्ले फट रही हैं, 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान किसान का, हर किसान का हो रहा है। तो कौन नहीं जानता इन बातों को? तो इनका जवाब देने को बैठे हुए, जनता जवाब देगी। ये तो मन से कोई कह लो में भी है। मैं तो कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, यहाँ इंडिया का कैंडिडेट जीतेगा, यहाँ गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा, बीजेपी हार कर जाएगा, आप याद रखियो। नहीं, जो आप चोरी की बात कर रहे हैं, चोरी तो चलो हो रही है, लेकिन उनको पकड़ा भी तो जा रहा है ना। जो बलवा गेट के पास चोरी कर रहे थे, बलवा जो हाईवे है वहाँ, वो पकड़े गए, पुलिस ने 2 के घुटने में गोली मारी। अभी हमारे ये जो गांव बरमखेड़ा है, वहाँ पे लूट की वारदात हुई, उनको दोनों को पकड़ लिया गया है। और भी जो मुजरिम थे उनको भी पकड़ा जा रहा है। पकड़ दकड़ भी तो हो रही है ना, पहले तो थी ही नहीं ये चीज़ें। पहले तो पता लगा कि फलाना है, कॉल हो गई, MP MLA ने कॉल कर दिया, छोड़ दिया। जेल तो पहले भी थी, सिपाही तो पहले भी थे, दरोगा थाने तो पहले भी थे, उनमें मुजरिम बन के भी जाया करे थे। अब आप कह रहे हो पकड़े जा रहे हैं, आप ही कह रहे हो पकड़े जा रहे हैं, फिर भी चोरी हो रही है। इसका मतलब तंत्र टूटा नहीं, तंत्र तो झुका तू है, चल रहा है। मैं कहता हूँ ये चीज़ें डिपेंड करती है। आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी तो चोरी बढ़ेगी, आपके यहाँ नशाखोरी बढ़ेगी तो चोरी बढ़ेगी, आपके यहाँ सामाजिकता नैतिकता घटेगी तो चोरी बढ़ेगी। ये डिपेंड उस पर करता है। ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इन्हें बीजेपी रोक नहीं पाई, महंगाई को रोक नहीं पाई, बेरोजगारी को रोक नहीं पाई। तो नशे पे तो आपको भी काम करना चाहिए ना। नशा तो चारों तरफ फैला है। इसमें किस तरीके से शामली ज़िले की अगर बात करूं, बहुत सारे गांव ऐसे जो जिनमें नशा जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। आपको भी कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको SP साहब से, DM साहब से बात करनी चाहिए थी कि इन गाँव में नशा हो रहा है। आपके भी समर्थक चारों तरफ हैं। कई बार मेरी चर्चा हो ली है इन बातों पर, और हमने चर्चा की है,
ये एक वायरस की तरह घुस रहा है जो इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत ख़तरनाक है। और कई बार चर्चा हुई है, डीएम साहब से भी हुई है, कप्तान साहब से भी हुई है, और सामाजिक तरीके से भी चर्चा हुई है। और दोनों इलाज हमें इसके करने पड़ेंगे। सरकार भी सख्त हो, प्रशासन भी सख्त हो, और हम जैसे सामाजिक लोग, जनता के प्रतिनिधि लोग भी सचेत हों। वे छोटी छोटी गाँवों में मीटिंग करें। हम उस प्रयास में हैं। कुछ जगह में जहाँ भी मैं स्पेशली जाता हूँ तो वहाँ इस बात का मैं भी जिक्र करता हूँ। ये एक ग्रहण है, इस समाज के लिए गलत है, और जिसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलने वाला है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है, गन्ने की पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ जो मौजूदा गांव में शामली ज़िले के, जो इस मिल पर गन्ना डालते हैं, शामली शुगर मिल पर, उन्होंने कहा कि गन्ने की पेमेंट बहुत जल्द दे दी जाएगी। एक प्रधान जी हैं, ईश्वर प्रधान जी, वो 5 दिन के लिए धरने पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मनीष चौहान आते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको उठाकर घर भेज देते हैं। अभी तक भी गन्ने की पेमेंट सही तरीके से नहीं हो पाई। अब आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या लोकदल और लोकदल के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि इस पर काम करेंगे? ये बहुत बड़ी विडंबना इस क्षेत्र के लिए है, और बड़ा दुख होता है कि किसान 1 साल तक फसल तैयार करता है और फिर गन्ना लेकर इस सोच के साथ कि भाई मैं आज गन्ना डाल के आ रहा हूँ मिल पे, और अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद कर लाऊंगा, या बच्चों की फीस दूंगा, या अपने लिए कुछ लेकर आऊँगा। किसान गन्ना डालने जाता है, लेकिन पता चलता है कि 1 साल तक भी उसकी पेमेंट नहीं मिलती है। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। और हम राष्ट्रीय लोकदल हर प्लेटफॉर्म पे ये बात उठाने का कार्य करता है। हमने अभी पीछे एक ज्ञापन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम भी दिया था। दूसरा, जब हम लखनऊ गए तो जो संबंधित मंत्री हैं आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, हम उनसे मिले थे। उन्हें भी अपना एक हमने ज्ञापन दिया था। फिर हम यहाँ आए तो डीएम साहब, एडीएम साहब, डीसीओ साहब, जो भी संबंधित अधिकारी थे, हम दोनों विधायक आदरणीय अशरफ जी और मैं बैठे थे, और उस पर डिस्कशन बहुत लंबा चला था। आदरणीय भूसा रेड्डी जी जो हमारे सचिव थे, गन्ने के मुख्य सचिव थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो प्रेशर हमने हर जगह बनाया है। अभी कल जो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने हमारी मीटिंग ली है, पहला एजेंडा आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का यही था कि भाई विधानसभा में आप लोग जा रहे हो, चाहे आप मुख्यमंत्री जी मिलो, चाहे आप मंत्री से मिलो, चाहे आप विधानसभा के पटल पे ये सवाल रखो और गन्ने के ऊपर चर्चा करो और पेमेंट के ऊपर चर्चा करो। किसानों का पेमेंट होना चाहिए। सबसे प्राथमिकता राष्ट्रीय लोकदल की यही है, और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की भी यही है। मैं हर प्लेटफॉर्म पर इस बात को हम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में प्रसन्न चौधरी जी थे, इनको आपने सुना, और गन्ने की पेमेंट को लेकर जो भ्रांतियां अभी तक थी शायद वो दूर नहीं हो पाई। बहुत जल्द इसके ऊपर हम गांव में जाकर, जो गांव के लोग उस दिन मौजूद थे, उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है किस कारण अभी तक गन्ने की पेमेंट नहीं हो पाई है? क्योंकि आला अधिकारियों ने उस समय में जो बात किसानों से कही थी, जो वादे किसानों से कहे थे, अभी तक भी वो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। गांव दर गांव जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इसी तरीके से किसानों के साथ ज्यादती होती रहेगी। किसान भारत के देश की रीढ़ है। उस पूरी दुनिया को चलाने के लिए या पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी किसानों की ही ज़रूरत है। चाहे वो गन्ने की बात हो, फसलों की बात हो, नस्लों की बात हो, हर जगह किसानों को याद किया जाता है। खैर, जुड़े रहेगा गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।